ऑडियो एंड वीडियो देखिए, क्लियर है बेटा सबको? गुड इवनिंग बेटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट लेक्चर में हमारा ये पार्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और डीएनए वर्सेस आरएनए, नेक्स्ट आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस एंड नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। डॉटर में तो सिंगल ही जाता है, तो मतलब बाद में फंक्शनल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो ऐसा है कि लेट सपोज फंक्शनल नहीं, वो कोडिंग की बात थी जो जिसकी तुम बात कर रहे हो ना। लेट सपोज, चलो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ कि इनमें से इंफॉर्मेशन एक स्टैंड के पास थी, रेड वाले के पास इंफॉर्मेशन है, तो A G C T, लेट सपोज ये कहानी है, और इसमें हुआ TCGA। तो लेट सपोज कि रेड वाली जो है वो कोडिंग स्टैंड है, इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, रेड वाली के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो अब जब रेप्लिकेशन होगा तो होगा क्या कि दोनों सेपरेट हो जाएंगे, रेड वाली सेपरेट होगी और ब्लू वाली सेपरेट होगी। ठीक है, तो रेड वाले का सीक्वेंस क्या है, AGCT, एंड ब्लू वाले का जो सीक्वेंस है TCGA। अब क्या होगा कि इसके ऊपर दोबारा जब बनेगी तो ये स्टैंड बन जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, और उसके ऊपर जब दोबारा बनेगी तो यही तो सीक्वेंस दोबारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, तो कोडिंग वाली दोबारा आ गई। ये तो नॉन कोडिंग थी, ये तो यहाँ पे भी कैसी रही, नॉन कोडिंग रही। जो कोडिंग थी वो बन गई, इस केस में नॉन कोडिंग बन गई। नॉन कोडिंग का भी काम होता है, वो क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी। नॉन कोडिंग का भी फंक्शनल होता है। तो फंक्शनल नहीं कहोगे, तुम ये कहोगे कोडिंग, मतलब स्टैंड की इंफॉर्मेशन एक के पास होती है। दिस इज द प्रॉपर, दैट इज कोडिंग। लेक्चर या सेंट्रल डॉगमा जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर बेटा? डीएनए वर्सेस आरएनए हमने पढ़ लिया था, एंड स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए ज़्यादा स्टेबल रहता है। देन हमने आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल उससे पहले हमने पढ़ा था, एक निमोनिक्स आपको दिया गया था, मस्ट एक्सप्रेस का, म्यूटेटेबल, स्टेबल, रेप्लिकेट एंड एक्सप्रेसिबिलिटी, 4 मेजर प्रॉपर्टीज रहती हैं। आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस में हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा था जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहता है, एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखो देखो बेटा, ऐसा है जो आप पूछ रहे हो ना, वो क्या है कि लुक एट दिस। लेट सपोज एक ये जो डीएनए का स्टैंड है आपकी, ठीक है, एक डीएनए है, इसमें रेड वाला जो है, रेड वाला, ये एक तो पहले मैंने ये कहा कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टर्म्स आप यूज नहीं कर सकते। आप जो टर्म यूज करोगे वो यूज करोगे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। मतलब मैंने कल ये बताया था कि डीएनए की 2 स्टैंड में से इंफॉर्मेशन किसी एक के पास रहती है, तो जिस स्टैंड के पास इंफॉर्मेशन रहती है उसको कोडिंग बोला जाता है, अपोजिट स्टैंड को नॉन कोडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो आपने अभी पूछा है कि फंक्शनल होती है, मीन्स एक्स के पास कोड होता है, तो डॉटर में तो सिंगल ही जाएगा, बिल्कुल डॉटर में सिंगल जाएगी। रेड वाली इधर आ गई एंड जो ब्लू वाली है ये इधर चली गई। लेकिन आप देख रहे हैं जब रेड वाली इधर आ गई तो उसके ऊपर जो नई स्टैंड बनेगी, ये देखो नई स्टैंड बनी कंप्लीमेंट्रिटी के हिसाब से, ए के सामने टी आया, जी के सामने सी आया, सी के सामने जी आया, टी के सामने ए आया। ये तो बेटा क्वेश्चन आपको दिया गया था, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही कंसेप्ट था। अब देख रहे हो इस केस में, देखो जो ये वाला जो केस है, ये नॉन कोडिंग, ब्लू वाली कौन सी थी, नॉन कोडिंग, एक डॉटर में नॉन कोडिंग चलेगी। अब जब ये नॉन कोडिंग की रेप्लिकेशन होगी, कंप्लीट होगी, तो टी के सामने क्या आ जाएगा, ए,
सी के सामने जी, सी, टी, कंप्लीट होगी चेन, कोडिंग वाली दोबारा बन गई। तो नॉन फंक्शनल वाली तो सॉरी नॉन कोडिंग वाली तो नॉन कोडिंग ही रही, कोडिंग वाली नहीं बन गई। तो फंक्शनलिटी का टर्म मैंने बताया था, फंक्शनलिटी का जो टर्म है वो आप यूज नहीं कर सकते, आप टर्म्स यूज करेंगे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। तो जो भी जाएगी उल्टी बना ली जाएगी, चाहे कोडिंग चली जाए तो नॉन कोडिंग बना ली जाएगी, नॉन कोडिंग चली जाए तो कोडिंग बना ली जाएगी। क्लियर? तो डीएनए रेप्लिकेशन, अब मैं आज जो है डीएनए रेप्लिकेशन का जो हम प्रोसेस समझेंगे वो मतलब मैकेनिज्म अब भी स्टार्ट नहीं होगा, आज की डेट में भी मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें उससे पहले की जो चीजें रहती हैं वो समझनी जरूरी रहती हैं। तो पहले तो सबसे पहली जो चीज है ना वो तुम्हें ये समझना जरूरी है, जो मैंने अभी ये दोबारा बता देता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है? लुक एट दिस। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होगा, ये बहुत सिंपल है, पहले तो इस चीज को ध्यान से समझिए। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी। मैं फिर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगी, लेट्स सपोज दिस इज द पेरेंटल डीएनए, ये आपका क्या है, ये आपका पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे ये होगा कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी, ये इधर रेड वाली आ गई और उधर ब्लू वाली चलेगी। तो यहाँ पे मैं क्योंकि पेरेंटल शो कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ही शो करूंगा, दिस इज द स्ट्रैंड TCGA, पेरेंट वाली। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, इधर क्या आया AGCT, उधर क्या आया TCGA। अब कंप्लीमेंट्रिटी के हिसाब से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब हो जाता है तो ए के सामने टी आ जाएगा, टी जी के सामने सी आ जाएगा। यही तो मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म में हम यही तो पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, फिर इनके बीच में बॉन्डिंग करवा दी जाती है और स्ट्रैंड पूरी हो जाती है। ऐसे इसके सामने ए आ जाएगा, जी आ जाएगा, सी आ जाएगा, टी आ जाएगा, बॉन्डिंग कंप्लीट करवा देगी, चेन पूरी हो जाएगी और आपका पूरा डीएनए वापस बन गया। देखिए अब सीक्वेंस बिल्कुल मेंटेन रहा, मतलब मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ। पहले क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। सेपरेशन के बाद वापस जो कंप्लीमेंट्रिटी के हिसाब से सामने ए के सामने टी आ गया, जी के सामने सी आ गया और तीसरे स्टेप पे उनके बीच में बॉन्ड बनवा दिया गया, दैट्स इट। 3 स्टेप, ये सिंपलेस्ट मतलब तरीका है डीएनए रेप्लिकेशन समझाने का। ये समझ में आ जाएगा तो अगले स्टेप पे भी आ जाओगे। ये है सिंपलेस्ट मेथड, आपको दिमाग में यही रखना है कि बेसिकली क्या चल रहा है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगी। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस, ये डीएनए की पेरेंटल स्ट्रैंड है, दोनों सेपरेट होगी, दोनों की दोनों सेपरेट होगी। अब ए के सामने लुक एट दिस, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दोनों सेपरेट होगी। तीसरे नंबर पे ए के सामने टी आ गया, सी के सामने जी आया, टी के सामने ए आया, ए के सामने टी आया, ये सब कहानी चलती रही और नया डीएनए स्टैंड बन गया, एक से दो स्टैंड बन गई। तो हुआ क्या, दोनों सेपरेट हुई और दोनों, अब ये डायग्राम भी देख सकते हैं आप, ये तो मॉडल, उसमें अब ये देखिए डीएनए के डबल, यहाँ पे डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, बॉन्ड ब्रेक कर दी गई, एक स्टैंड उधर चलेगी, एक स्टैंड इधर चलेगी। तो नई स्टैंड जो बन रही है, आप देख रहे हैं पिंक वाली जो नई स्टैंड बनती जा रही है, ब्लू के ऊपर बनती जा रही है। तो ये बेसिक प्रोसेस है, इसको समझिए कि ये बेसिकली यही चलने वाला है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स पढ़े थे कि डीएनए रेप्लिकेशन 3 टाइप से चल सकता है। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव टाइप। पहले तो मैं सेमी कंजर्वेटिव बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये वाला जो मेथड है या ये वाला जो मेथड है, सब जगह मैंने सेमी कंजर्वेटिव बताया क्योंकि चलता भी सेमी कंजर्वेटिव है। लुक एट दिस सेमी कंजर्वेटिव टाइप, आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर का डीएनए है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। डार्क ब्लू कलर का देख रहे हैं आप, दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और लाइट ब्लू कलर का डॉटर स्ट्रैंड उसके ऊपर बन गया। तो डॉटर डीएनए में, डॉटर डीएनए only 50% of the parents conserve, 50% of the parental DNA क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सिर्फ 50% डीएनए ही कंजर्व रहा है, ठीक है। डॉटर में आप देख रहे हैं, दैट्स वे सेमी, आधा कंजर्व, 50% हुआ है सेमी कंजर्व, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्लियर? ये तो वो है जो बायोलॉजिकली चलता है। इसके अलावा दो क्या हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट इसमें देखिए कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में क्या हुआ कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा डार्क ब्लू है, मतलब 100% क्या है, पेरेंटल है, 100% पेरेंटल। तो इसको क्या बोल दिया गया, कंजर्वेटिव टाइप। इसमें आधा नहीं कंजर्व हुआ है, पूरा का पूरा ही कंजर्व हुआ है, कंजर्वेटिव टाइप बोल दिया गया, दिस इज कंजर्वेटिव टाइप। क्लियर? और तीसरा कल हम कर चुके हैं डिस्पर्सिव टाइप। डिस्पर्सिव टाइप में आप देख रहे हैं पैचेस बने हुए हैं, आप देख रहे हैं पैचेस बने हुए हैं, या इसको अगर मैं इस तरीके से शो करूं तो लेट सपोज कि ये आपका
पेरेंटल डीएनए है, ये आपका जो है पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। तो अगर डिस्पर्सिव टाइप मॉडल चलता है तो वो कुछ ऐसे चलेगा। दिस इज डिस्पर्सिव टाइप। लुक एट दिस, शायद समझ पा रहे होंगे आप। कुछ पैचेस किसके हैं, नए डीएनए के बने हैं, कुछ पुराने वाले के बने हैं। तो ये जो मेथड हुआ ना, ये वाला, इसको डिस्पर्सिव टाइप बोला जाता है। अगर दूसरा मेथड होता सेमी कंजर्वेटिव टाइप, तो उसमें क्या होता, उसमें ये कहानी होती, उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होती और दूसरी स्ट्रैंड क्या होती, डॉटर टाइप। ये तो सेमी कंजर्वेटिव हुआ, सेमी कंजर्वेटिव। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ एक ही स्ट्रैंड में कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, पैचेस हैं। सो दिस इज द केस ऑफ डिस्पर्सिव टाइप, ये आपका डिस्पर्सिव टाइप का केस है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे राइट ऑन द हेडिंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। एक्सपेरिमेंट आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। हाँ रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन कितना, ये देखो ध्यान से, आपने पूरा डायग्राम नहीं देखा। मैं तो फर्स्ट जनरेशन पे गया हूं ना। अब फर्स्ट जनरेशन में पेरेंटल कितनी आई, 50%। नेक्स्ट जनरेशन में कितनी रहेगी, 25%। लुक एट दिस, नेक्स्ट जनरेशन में 25% रहेगी, नेक्स्ट में 12.5 रह जाएगी, नेक्स्ट में उससे भी आधी हो जाएगी। दो स्टैंड तो हमेशा ही रहेंगी, पेरेंटल की दो स्टैंड तो हमेशा ही रहेंगी। हाँ, नेक्स्ट में 50% रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इन 1958। 1958 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म पे ये, अच्छा इसमें एक और क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि जैसे कई बार, अभी तो समझ में आ रहा है, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट का पर्पस पूछो आप तो बताओगे कि हर्शी चेज जो है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बताने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। अभी आपसे पूछा जाए कि मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, तो आप कहोगे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए था। लेकिन क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बार कंफ्यूजन होती है और बहुत बार बच्चे गलत कराते हैं। मेसल्सन स्टॉल को डीएनए रेप्लिकेशन का लिखाते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल का हर्शी चेज को उल्टा लिखाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इनके नाम भी ध्यान रखिएगा कि मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट किस लिए परफॉर्म किया गया था। तो ऑर्गेनिज्म एशेरिचिया कोलाई पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, एंड with the help of heavy isotope and light isotope of nitrogen। इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं ली गई थी, हैवी आइसोटॉप N14 लिया गया था, एंड नाइट्रोजन का लाइट आइसोटॉप N14 लिया गया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट समझिए, पहले ध्यान से समझिएगा क्या किया गया। अच्छा, एक अपरेटस का भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो अपरेटस यूज किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में अपरेटस यूज किया गया था आइसोपिकनिक डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, आप सब सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि लेट सपोज बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप टेस्ट ट्यूब में एक मीडियम रख के इनको सेंट्रीफ्यूग करते हो, सेंट्रीफ्यूग, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि जो हैवी मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ आ जाएंगे, सबसे नीचे हैवी, सबसे ऊपर कौन से रह जाएंगे, लाइट, और यहाँ रह जाएंगे मीडियम वेट के। ऐसा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, यही किया जाता है। जैसे सेल के ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप सब जानते हैं,
वो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा ना कि एक थ्रेड के ऊपर आप एक पत्थर बांध के उसको घुमाते हैं तो फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, वो आपने एक्सपेरिमेंट सबने पढ़ा होगा कि एक थ्रेड लीजिए और उसके ऊपर एक पत्थर बांध दीजिए और उसको घुमाइए, तो जब आप उसे घुमाएंगे तो फोर्स एक बाहर की तरफ लग रहा है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जितना वेट ज्यादा होगा, इस इस स्टोन का जितना वेट ज्यादा होगा उतना ही ये फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब हैवी वेट में बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा लगता है। तो जब हैवी कंपोनेंट होते हैं, जैसे हैवी कंपोनेंट है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो टेस्ट ट्यूब के एंड पे चले जाएंगे हैवी कंपोनेंट। जो लाइट होंगे उनके ऊपर फोर्स कम लगेगा तो पीछे रह जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक होती है किस लिए? टू सेपरेट द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट डेंसिटी। अब जहां बात मॉलिक्यूल्स की आती है, जब आपको इतनी बारीकी से डिफरेंशिएट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल एक डीएनए है, आपने डीएनए है, एक डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन यूज की गई है, उस नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन उस डीएनए में जो नाइट्रोजन यूज की गई है वो N15 वाली यूज की गई है। और एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन यूज की गई बनाने में, जब उसको, तो उसको N14 के साथ यूज किया गया। तो आप समझ रहे हैं, इस वेट को डिफरेंशिएट करने के लिए ऑब्वियसली इसका वेट ज्यादा होगा N15 वाले का, ये हैवी होगा और ये लाइट वेट का होगा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप समझिए कितनी कितनी सेंसिटिव टेक्निक होगी उसमें। सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन से काम नहीं चल सकता, उसमें हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, जो इतने बारीक वेट के डिफरेंस को भी डिफरेंशिएट कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेइंग मशीन है, तो एक वेइंग मशीन है जो किलोग्राम्स में बता रही है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको ग्राम्स में बता देगी, लेकिन आपको माइक्रोग्राम्स में नहीं बता पाएगी, उसकी इतनी सेंसिटिविटी नहीं है। जो माइक्रोग्राम में बता पा रही है वो आपको मिलीग्राम में बता पा रही है, वो आपको माइक्रोग्राम में नहीं बता पाएगी। तो आपकी वेइंग मशीन की सेंसिटिविटी होगी। आप देखते हैं जो बड़ी दुकानें जहाँ वेट ज्यादा मेजर किया जाता है, तो वहां तो बड़ी मशीन्स रहती हैं, वो क्विंटल में टन्स में बताती हैं। और उस पर अगर आप किलोग्राम के हिसाब से देखोगे, ग्राम्स के हिसाब से देखोगे, तो रीडिंग नहीं आएगी। तो वेइंग मशीन की सेंसिटिविटी होती है। एक वेइंग मशीन ऐसी भी होगी जो अगर माइक्रोग्राम में भी डिफरेंस आया वेट में, तो वो भी आपको बता देगी। सेम इज द केस हियर कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में अगर इतना बारीक डिफरेंस है तो टेक्निक्स आपकी बदल दी जाती हैं। ये जो आइसोपिकनिक, इसमें क्या होता है, एक ग्रेडियंट यूज किया जाता है, मीडियम मीडियम यूज किया जाता है, एक बेड होता है। उसमें क्या होता है, फ्रॉम द लाइट टू हैवी साइड डेंसिटी बढ़ती जा रही होती है। लाइट से हैवी साइड की तरफ डेंसिटी पहले से मॉलिक्यूल की, मतलब सॉरी मीडियम की जो मैट्रिक्स है वो पहले से बढ़ती जा रही होती है। तो जब आप सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो मॉलिक्यूल अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। खैर वो टेक्निक्स हैं, वो इतने ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको ये टेक्निक का नाम ध्यान रखना है कि किस टेक्निक की हेल्प से उन्होंने ये काम किया था। आइसोपिकनिक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का नाम था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? नाउ लुक एट द एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इकोलाई है, इकोलाई, ठीक है, इसको कल्चर किया गया। इट वॉज कल्चर्ड इन मीडियम। कल्चरिंग का मतलब क्या होता है कि हमने आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ है विद N15 एज नाइट्रोजन सोर्स। अब नाइट्रोजन सोर्स का मतलब है कि जब आप किसी बैक्टीरिया को कल्चर करोगे, तो बैक्टीरिया है 20 मिनट में डिवाइड हो जाएगा, हर 20 मिनट में डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। अब जब नए जो बैक्टीरिया बनते जा रहे हैं, उसको जो फूड दिया जा रहा है, उसमें जो नाइट्रोजन का सोर्स दिया जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो उसको दी जा रही है, उसमें नाइट्रोजन N14 यूज की गई है, सॉरी N15 यूज की गई है। उसमें नाइट्रोजन कौन सी यूज की गई है? N15। तो अगर आप इस कल्चर को एक पर्टिकुलर टाइम तक चलाओगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने इसको 10 आवर्स के लिए चलाया, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इकोलाई आएंगी, ऑलमोस्ट जितनी जो भी इकोलाई आएंगी, उनके ऑलमोस्ट डीएनए जो रहेंगे उसमें क्या हो जाएगा? N15 एंटर हो जाएगा, सभी डीएनए में N15 आ चुका होगा, ठीक है। जहां भी डाउट हो बता दीजिएगा। आपने क्या किया? इकोलाई को कल्चर किया एक मीडियम में, जिस मीडियम में नाइट्रोजन आपने क्या दी है? हैवी सोर्स पे दी है। तो पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे, उनके सभी बैक्टीरियल सेल के डीएनए में अब N15 आ चुका है, क्योंकि आपने मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स नए बैक्टीरिया बनने के लिए N15 का सोर्स दिया हुआ है। तो इस इकोलाई को
अगर आप उठा के इसका डीएनए आइसोलेट करोगे, आपने इसका डीएनए आइसोलेट किया, आइसोलेट करके आपने उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट किया, तो जो आपको टेस्ट ट्यूब मिलेगी, टेस्ट ट्यूब, क्योंकि डीएनए कैसा है, हैवी है, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो बैंड आएगा, डीएनए का बैंड आएगा, वो नीचे आएगा। दिस इज द हैवी साइड, वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए अब हैवी हो चुका है। आपको बैंड कहाँ मिलेगा? टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? दूसरा, लेट सपोज कि अगर आपने उसको किस में कल्चर किया होता, आपने उसको कल्चर किया होता N14 में, आपने उसको N14 में कल्चर किया हुआ है, तो N14 में अगर आप कल्चर करके उसे और बैंड ढूंढते, तो बैंड कहाँ मिलता? ऊपर मिलता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लाइट डीएनए है। दिस इज लाइट डीएनए। पहले तो ये बताइए कि ये समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया सेंट्रीफ्यूगेशन में और बैंड्स की पोजीशन कैसे मेंशन हुई है, ये समझ में आ गया आपको? बताइए, बोलिए बेटा। देखिए ऐसा है, दोबारा सुनिए इसको। अगर मान लो आपका बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का कल्चर है पूरा, इनके डीएनए को आपने आइसोलेट किया, ठीक है, आइसोलेट करने के बाद आपने सेंट्रीफ्यूग किया, डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक जो है उसे आपने सेंट्रीफ्यूग किया, वो थोड़ी सेंसिटिव टेक्निक है। तो अब जो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब आएगी उसमें डीएनए की पोजीशन कुछ तो आएगी, कहीं तो डीएनए स्टैंड करेगा ना। अब लेट सपोज अगर उसके पास लाइट डीएनए होता, यहाँ लाइट डीएनए का मतलब क्या है? जिसके पास N14 है, N14 N15 मॉलिक्यूलर वेट का फर्क है ना इनमें। ये N14 और N15 का मतलब क्या है यहाँ पे? N14 का मतलब है इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 है, N15 का मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा है N14 के। फिर वो हैवी आइसोटोप है इसका। तो अगर डीएनए लाइट नाइट्रोजन से बना हुआ, तो डीएनए भी लाइट होगा, और डीएनए जब लाइट होगा तो टेस्ट ट्यूब में उसकी पोजीशन ऊपर आएगी। उसकी टेस्ट ट्यूब में पोजीशन इसलिए ऊपर आएगी क्योंकि ऊपर किसकी पोजीशन आती है? लाइट, लाइट मॉलिक्यूल्स की, लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाले जो सब्सटेंसेस रहते हैं उनकी पोजीशन आती है। अगर आपका डीएनए हैवी हुआ, और डीएनए हैवी कब हो सकता है? जब डीएनए के पास नाइट्रोजन N15 वाली है। डीएनए में नाइट्रोजन तो होगी ना, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन होती है। अगर उसके पास N15 वाली नाइट्रोजन है, तो अभी जो बैंड आएगा वो हैवी साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए है। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं सिर्फ आपको बैंड की पोजीशन दे दूं, तो आप सोर्स बता सकते हो। अगर मैं आपको सिर्फ बैंड की पोजीशन दे दूं कि बैंड अपर साइड पे है, तो आप कहोगे कि ये लाइट डीएनए है। अगर बैंड लोअर साइड पे है तो आप क्या कहोगे कि इट इज हैवी डीएनए। अभी क्लियर है? क्लियर है बेटा, जिसने पूछा था? सो व्हाट इज द पॉइंट ओवर हियर? अब ध्यान से सुनो, यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? तो मैं इससे क्या प्रूव करना चाह रहा हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अभी इनको भी नहीं पता था कि डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में इनको नहीं पता था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो इन्होंने तो क्या किया, अब ध्यान से समझना, मैं शुरू से फिर रिपीट करता हूं। इन्होंने इकोलाई लिया, इकोलाई लेने के बाद इन्होंने क्या किया, उसे कल्चर कर दिया, ऐसे मीडियम में कल्चर किया जहां पे नाइट्रोजन कौन सी थी? हैवी वाली थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब ऑलमोस्ट सभी डीएनए N15 के हो गए, तो सेंट्रीफ्यूग किया, तो पोजीशन कहाँ पे आई? हैवी साइड पे आई। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया। इन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे इस कल्चर से उठाया इसको, और इकोलाई को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू मीडियम, एक नए मीडियम में ट्रांसफर किया विद N14, जिसमें नाइट्रोजन, क्योंकि पहले वाला जो मीडियम था उस मीडियम में N15 थी। अभी इन्होंने जिस मीडियम में ट्रांसफर किया है N14, लेकिन उसका डीएनए कौन से वाला है? N15 वाला है। ध्यान से समझना इस बात को मेरी। उन्होंने एक मीडियम में ट्रांसफर किया जिसमें N14 थी। जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स,
क्यों 20 मिनट्स? क्यों? क्योंकि 20 मिनट्स की इनकी एक साइकिल होती है, 20 मिनट में इनकी एक साइकिल चलती है रेप्लिकेशन की। इन्होंने क्या किया, 20 मिनट के बाद इकोलाई का डीएनए आइसोलेट किया। ठीक है, डीएनए आइसोलेट करने के बाद जब उसे सेंट्रीफ्यूग किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक में जब उसे सेंट्रीफ्यूग किया गया, तो जो बैंड आया वो बैंड ऊपर भी नहीं आया, वो बैंड नीचे भी नहीं आया, उसकी पोजीशन बीच में आ गई, बीच में मीडियम वेट पे आ गई। ठीक है, अभी इससे कैसे प्रूव हो सकता है कि आपका डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है? ध्यान से समझो कैसे प्रूव हुआ है, समझो इस बात को। अब मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूं। पहले जो इसको लेके चलते हैं, चलिए। इकोलाई थी, इकोलाई के पास जो डीएनए था वो कौन सा था? N14 वाला। ठीक है, इन्होंने किस मीडियम में ट्रांसफर कर दिया? N15 वाला। 10 आवर्स तक रखा। अभी इकोलाई के पास जो डीएनए है उसमें क्या है? N15 हैवी हो गया, तो बैंड कहां पे आया? नीचे आया। क्लियर? इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोलाई को ट्रांसफर कर दिया एक ऐसे मीडियम में जिसमें N14 था। अब 20 मिनट बाद क्या हुआ होगा? 20 मिनट बाद ये हुआ होगा, इसका डीएनए N15 पे था, N15 पे था। ठीक है, और 20 मिनट के बाद एक ही साइकिल चली होगी, और जब एक साइकिल चली होगी तो दोनों डीएनए सेपरेट हो गए होंगे। N15 के दोनों डीएनए सेपरेट हो चुके हैं। उस पे जो नया डीएनए बना है, क्योंकि अभी नया सोर्स क्या है? नया सोर्स तो N14 वाला है ना, तो नया डीएनए N14 का बना है, नया डीएनए N14 का बना है। क्लियर? तो ये जो वेट बना ये मीडियम में आ गया। क्यों? क्योंकि एक हैवी वाली है, एक लाइट वाली है, इसीलिए बैंड कहां पे आ गया? बीच में आ गया। पॉइंट समझ में आया? नाउ टेल मी, अगर डीएनए, क्योंकि अगर बैंड बीच में आया इसका मतलब ये हुआ एक हैवी है, एक लाइट है, और एक हैवी है और एक लाइट है, तो इसको क्या कहोगे? सेमी कंजर्वेटिव। दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। नाउ टेल मी कि अगर कंजर्वेटिव होता तो बैंड कहां आता? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली था, इनको ये मिला। अगर कंजर्वेटिव होता, लेट सपोज, इससे प्रूव होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। लेट सपोज कि कंजर्वेटिव होता, तो अगर कंजर्वेटिव होता तो डीएनए की जो पोजीशन आती बैंड की, वो कहां पे आती? बताइए। नहीं, उसमें एक पोजीशन आती ऊपर लाइट वाले पे, और एक पोजीशन आती नीचे हैवी वाले पे। उसमें दो आते, बोथ हैवी एंड लाइट, बिल्कुल। उसमें टॉप एंड बॉटम पे दोनों पे आते, दोनों पे ही आते। क्लियर? तो नाउ लुक एट दिस डायग्राम। अब शायद आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था, लुक एट दिस। बैक्टीरिया लिया, ध्यान से देखिए। N15 हैवी आइसोटॉप के साथ कल्चर कर दिया गया। अब जब डीएनए हैवी हो चुका है, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया गया किसके अंदर? उस मीडियम में जिसमें लाइटर आइसोटॉप था। 20 मिनट के बाद साइकिल को 20 मिनट के बाद आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन, तो 20 मिनट्स के बाद बैंड कहां आया? बीच में आया। क्लियर? आफ्टर 40 मिनट्स, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आफ्टर 40 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट कहां पे आएगा? क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर उन्होंने 40 मिनट से 80 मिनट पे एक्सटेंड किया होता, तो इसी को अगर हम देखते, आफ्टर 40 मिनट्स कहाँ आएगा? मीडियम में। अगर एक साइकिल और चला देते, एक साइकिल अगर और चलाते और सेंट्रीफ्यूग करते, तो आपके पास डीएनए कहाँ पे आएगा? बताइए। सो आफ्टर 40 मिनट्स इट विल बी मीडियम एंड टॉप, बिल्कुल। एक बीच में आ जाएगा और एक टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि अब जो नए बन रहे हैं वो सारे कौन से वाले बन रहे हैं? N14 वाले बन रहे हैं, लेकिन एक N15 और एक N14 वाला भी अभी प्रेजेंट है। लुक एट दिस। अब इस एक्सपेरिमेंट को, उसका रिजल्ट है ये। उनको मिला ये रिजल्ट। 20 मिनट्स के बाद बीच में आया, और 40 मिनट के बाद बीच में भी आया, टॉप पे भी आया। अगर कंजर्वेटिव होता तो कहां पे आता? एक ऊपर आता, एक नीचे आता। अगर डिस्पर्सिव होता तो डिस्पर्सिव में पहले वाला तो बीच में ही आता, लेकिन सेकंड वाले में केस बदल जाता। सेकंड वाले में केस लाइटर की तरफ निकल जाता थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा।
बिल्कुल पहले वाला ऊपर है वो ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है? अगर कंजर्वेटिव होता तो ये आता, अगर डिस्पर्सिव होता तो सेकंड में ये आता, लेकिन प्रैक्टिकली रिजल्ट ये आया, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। दिस वाज ऑल अबाउट टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव, ये सेमी कंजर्वेटिव के लिए था। ठीक है, अभी आपके पास ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करिए, एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई बड़ा मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है। एनसीईआरटी में 2 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड को एक्सप्लेन करने के लिए। एक को तो एक्सपेरिमेंट को उसने डिटेल में डिस्कस किया हुआ जो अभी हमने डिस्कस किया, एक उसने सिर्फ वर्बली एक थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट बाय टेलर एंड वुड्स इन 1957। 1957 में टेलर एंड वुड्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, किसके ऊपर, ऑन वीसिया फाबिया। फेविज्म एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटिडाइहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी का टॉक्सिक सब्सटेंस इसी के पास होता है। तो फर्क क्या था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके ऊपर किया गया था, ऑन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो आपका मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे था। तो ये एक्सपेरिमेंट किस पे था, ऑन यूकैरियोट्स पे था। ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, इन्होंने रेडियो आइसोटॉप यूज किए थे। एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। क्लियर? हालांकि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो वीसिया फाबिया की रूट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने रूट्स को ग्रो करवाया विद द रेडियो लेबल्ड आइसोटॉप, रूट्स को ग्रो करवाया रेडियो लेबल्ड आइसोटॉप के साथ। तो हुआ ये कि दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स में रेडियोएक्टिविटी मिलने लग गई, तब तक इनको ग्रो करवाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, इन द मीडियम विद नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, उस मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। तो इसके एनाफेस में इन्होंने ये नोटिस किया कि जो 2 स्ट्रैंड्स बन रही हैं, उन 2 स्ट्रैंड में से रेडियोएक्टिविटी सिर्फ एक ही स्ट्रैंड के पास है। तो ये भी वही प्रूव कर रहे हैं, जो 2 स्ट्रैंड्स बन रही हैं उन 2 स्ट्रैंड में से रेडियोएक्टिविटी सिर्फ एक ही स्ट्रैंड के पास है, नई वाली जो स्ट्रैंड बनी है उसके पास रेडियोएक्टिविटी नहीं है, उसके पास नहीं मिल रही। सो सेम इज द केस हियर। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने बस आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, और रेडियो आइसोटॉप यूज किए थे इन्होंने। इन्होंने बस उसमें एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है, इससे ज्यादा लिखा भी नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि इन्होंने रूट्स के रेडिएट, इन्होंने प्लांट को ग्रो किया और नाइट्रोजन का जो सोर्स दिया था वो आइसोटॉप जो था वो रेडियोएक्टिव था, एंड तब तक ग्रो करवाया जब तक दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स में क्या आ गई, रेडियोएक्टिविटी आ गई। उसके बाद ट्रांसफर किया इन द मीडियम विद नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, एंड फाइनली आफ्टर 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिजल्टिंग डीएनए में सिर्फ एक ही डीएनए में क्या है, रेडियोएक्टिविटी थी। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड एक्सपेरिमेंट। ये 2 एक्सपेरिमेंट हैं जो किन्होंने किए थे, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एक थर्ड एक्सपेरिमेंट और है, हम जो पढ़ते हैं उसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ जाता होता है, दैट वाज द थीटा मॉडल, थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपने पढ़ा हुआ है थीटा मॉडल, ये मॉडल कैरिन्स ने दिया था, कैरिन्स ने इन 1963 में कैरिन्स ने ये मॉडल दिया था। एक्चुअली था क्या ये एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट समझिए क्या था। अब आपको ध्यान होगा कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के केस में जो आपका डीएनए रहता है वो आपका कैसा रहेगा, सर्कुलर रहता है, ऐसा डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए। अब ध्यान से समझना जो मैं जिस बात को बता रहा हूँ, बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। अब लेट सपोज कि यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे ध्यान से समझना मैं जो बात बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, तो क्या होगा, यहां से डीएनए ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको इस स्टेज को ड्रॉ करूं तो इस जगह से जो डीएनए है वो ओपन हो गया, यहां पे बबल सा बन जाएगा एक। ठीक है, बाकी वो एज सच ही है, बाकी जगह जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड ही है। यहाँ पे बबल बन गया, यहाँ से ओपन हो गया, बाकी सब जगह। अब नया डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है, नया डीएनए जो बनना स्टार्ट हुआ है, तो लेट सपोज कि नया डीएनए ये बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी जब ये एक्सटेंड होगी चीज, मतलब जब और आगे जाएगी चीज, तो ध्यान से देखना हुआ क्या, तो ये बबल बढ़ता जाएगा, तब ये जो बबल है वो बढ़ता जाएगा।
तब ये चीज एक्सटेंड हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे इसमें एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक पॉइंट आपको समझना है। नया जो डीएनए बना वो यहाँ ऐसे बनता जा रहा है और यहाँ ऐसे बनता जा रहा है। ठीक है, पहले तो ये बताइए, ये समझ में आ गया? ये जो मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। ये आपका क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए हमें पता है कि कैसा होता है, सर्कुलर होता है। यहाँ से मान लो कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, तो ये डबल स्टैंडर्ड था। इनके बीच में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि 3 स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में बदल जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वहां से सेपरेट हो जाएगा, नए डीएनए आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेपरेट हो गया वो। बाकी सब जगह वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन इस जगह पे क्या हो गया? वो सिंगल स्टैंडर्ड सेपरेट हो गया, और ब्लू कलर का मतलब नया डीएनए बनना स्टार्ट हो गया। अब ये प्रोसेस जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा तो फाइनली ये स्टेज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया था? थीटा कैरिन मॉडल में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेडियोएक्टिव H3 रेडियोएक्टिव थाइमिडिनिन यूज किया था इन्होंने, जिसमें हाइड्रोजन जो था रेडियोएक्टिव था। इन्होंने ये यूज किया, थाइमिडिन जो यूज किया था। थाइमिडिन क्यों यूज किया? क्योंकि आरएनए में नहीं होता, वो डीएनए में होता है। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? अब जो नया डीएनए बन रहा है उसमें जो हाइड्रोजन इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं वो सारे रेडियोएक्टिव किए जा रहे हैं। अब लेट सपोज कि इसके ऊपर आपने एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी, इसके ऊपर आपने फोटोग्राफिक फिल्म रख दी, तो इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपको क्या पिक्चर दिखेगी बता सकते हो? वो पिक्चर कुछ ऐसी आएगी। अब रेडियोएक्टिविटी का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी रेडियोएक्टिविटी होती है, फोटोग्राफिक फिल्म क्या करती है? वहां पे ब्लीच हो जाती है। वहां पे क्या होगा? जहां पे भी रेडियोएक्टिविटी होगी वहां से ब्लीच कर जाएगी। तो हुआ क्या कि थीटा लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिली। और ये थीटा शेप की स्ट्रक्चर तभी बन सकती है जब जब रेप्लिकेशन जो था वो सेमी कंजर्वेटिव था। अगर रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ना हो, इन केस अगर आपका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ना हो, तो आपको ऐसी शेप देखने को नहीं मिलेगी। सो जो थीटा मॉडल की जो स्ट्रक्चर थी वो भी सपोर्ट करती थी किसको? टू द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। ये थीटा मॉडल वाला पॉइंट समझ में आया बेटा? बताइए। थीटा की जो अपीयरेंस है ना बेटा, ये जो देखो, अगर मान लो, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यहां से ओपन होना स्टार्ट हुआ, इस जगह से ओपन होना स्टार्ट हुआ, तो यहां बबल बन गया। चलो इस डायग्राम को इसमें देख लीजिए। लुक एट दिस डायग्राम। इसका डायग्राम रख, ये रहा दिस वन डायग्राम। लुक एट दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो वहां पे बबल बन गया, देख रहे हैं? वहां बबल बन गया, और लाइट कलर का डीएनए जो नया डीएनए बनना स्टार्ट हो गया। अब इस स्टेज को देखिए ध्यान से, इस स्टेज को, इसकी जो अपीयरेंस आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है। थीटा जो लेटर होता है कुछ ऐसी ही अपीयरेंस आ रही है। थीटा शेप का जो लेटर, थीटा लेटर जो रहता है, ग्रीक लेटर जो रहते हैं वो यूज किए जाते हैं, उसके जैसी आ रही है अपीयरेंस इसकी देखने में। अब ये अपीयरेंस तभी आ सकती है जब सेमी कंजर्वेटिव मोड हो, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी के साथ अगर मान लो आपका नया डीएनए, उसमें एक स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड वो, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव तो ये कहती है कि दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, एक डॉटर है, एक पेरेंटल है, एक डॉटर है, तभी ये अपीयरेंस आ सकता है। अगर मान लो कंजर्वेटिव हो या डिस्पर्सिव हो, तब ये अपीयरेंस नहीं है। डिस्पर्सिव में आ सकता है लेकिन कंजर्वेटिव मोड में ये अपीयरेंस नहीं देखने को मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, थीटा शेप की स्ट्रक्चर, ये तभी बन सकता, आप बना के देख लो। आप इसी डीएनए को उठाओ और कंजर्वेटिव मोड के साथ चलाइए इसको। अगर आप इसको कंजर्वेटिव मोड के साथ चलाएंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। ये आपका डीएनए है, ठीक है, और ये बबल बना है,
दिस इज द बबल, एंड ये आपका डीएनए जो है वो अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है। अब इसमें अगर मैं कंजर्वेटिव मोड चलाऊं तो वो कुछ ऐसे चलेगा, कंजर्वेटिव मोड ऐसे चलेगा, नया डीएनए यहां, कंजर्वेटिव मोड में डीएनए कुछ ऐसे चलेगा इस तरह से। तो थीटा के लिए ये अपीयरेंस होना जरूरी है ना, ये वाली पोजीशन होनी जरूरी है। पॉइंट क्लियर है? कंजर्वेटिव में थीटा शेप स्ट्रक्चर नहीं बनती, सेमी कंजर्वेटिव में बनती है। दैट्स व्हाई जो ये जो मॉडल है वो सपोर्ट करता है सेमी कंजर्वेटिव को। क्लियर बेटा? तो ये आपके एक्सपेरिमेंट्स थे सारे, किसके लिए? क्योंकि डिस्पर्सिव में तीसरे मॉडल पे तो नहीं बनेगी ना, थर्ड टाइप पे। जैसे देखो, डिस्पर्सिव में सेकंड वाला तो इसमें भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन थर्ड वाले पे नहीं बनेगी। आप उसके थर्ड साइकिल चला के देखिए, नहीं बनेगी। डिस्पर्सिव में तो सेकंड पे तो ये भी सपोर्ट कर रहा था, थर्ड पे फेल हो गई थी कहानी आके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स जो प्रूव करते हैं किसको, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। नाउ कम्स टू द एंजाइम्स, डीएनए रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स हैं उनकी बात करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइट करके रखिएगा इसको। एंजाइम्स का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन? द नेम इज डीएनए पॉलीमरेज। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉलीमर है, डीएनए इज पॉलीमर। एंड व्हाट इज अ पॉलीमरेज? एंजाइम व्हिच पॉलीमराइजेस किसको? डीएनए को। दैट्स व्हाई द कंप्लीट नेम इज डीएनए पॉलीमरेज। इसकी एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। What is the enzyme which is responsible for the DNA polymerization? That is DNA polymerase. Why? A polymerase is an enzyme which is responsible, which catalyze the reaction of polymerization. First point. Polymerase वो enzyme होगा जो polymerization की reaction को catalyze करेगा। First point हो गया। Second, किसको catalyze, किसकी polymerization करवा रहा है? क्योंकि polymer तो बहुत से बायोमोलिक्यूल होते हैं, DNA। तो that's what the name is DNA polymerase. First point यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है? This enzyme which polymerize the deoxyribonucleotides to form DNA। मैं फिर बोल रहा हूं एंजाइम की प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंजाइम की प्रॉपर्टीज के ऊपर मैकेनिज्म सारा डिपेंड करता है। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये दो टाइप के रहते हैं। वन इज टेम्पलेट डिपेंडेंट, एक एंजाइम है टेम्पलेट डिपेंडेंट, एक एंजाइम है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। इस पॉइंट को ध्यान से बहुत समझिएगा। एक एंजाइम आपका टेम्पलेट डिपेंडेंट, एक एंजाइम है आपका टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट डिपेंडेंट एंड टेम्पलेट इंडिपेंडेंट? देखो, अभी मैं एक डीएनए ड्रॉ करता हूं। दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, इसका सीक्वेंस है ए टी जी सी ए, टी सी सॉरी टी ए सी जी टी। ठीक है? और डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म कहता है कि आप इनको सेपरेट कर दो। ठीक है? तो यहां आ जाएगा ए टी जी सी ए, और यहां आ जाएगा टी ए सी जी टी। ये पॉलीमराइजेशन का एंजाइम क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करवाएगा। मतलब ए के सामने टी आ जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ यही आएगा। टी के सामने ए आ जाएगा, इसके सामने सी आ जाएगा, इसके सामने जी आ जाएगा, इसके सामने ए आ जाएगा। अब इनके बीच में जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग क्रिएट की जाएगी वो पॉलीमराइजेशन का स्टेप है। मैं दोबारा समझा रहा हूं। टी के सामने क्या आया? टी के सामने ए आ गया, टी आया, जी आया, सी आया, ए आया। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग क्रिएट की जाएगी, ये जो बॉन्ड, यही तो पॉलीमराइजेशन है ना। ये जो पॉलीमराइजेशन, ये जो बॉन्डिंग क्रिएट की जा रही है, ये कौन करवा रहा है? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमरेज एंजाइम करवा रहा है, पॉलीमरेज। तो वही करवा रहा है पॉलीमराइजेशन। तो पॉइंट क्लियर है? लेकिन इस एंजाइम की बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको क्योंकि ये तो टेम्पलेट हुई ना, इसको टेम्पलेट बोलेंगे। अगर आप इसको टेम्पलेट ना दो तो ये एंजाइम डीएनए नहीं बना सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि
एक मैंने न्यूक्लियोटाइड उठाए, मेरे पास रैंडमली न्यूक्लियोटाइड पड़े थे, एक एंजाइम आया और उस एंजाइम ने इन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में एक लाइन में जोड़ दिया, ठीक है, कुछ भी था, बस एक लाइन में जोड़ दिया। तो ये क्या पॉली न्यूक्लियोटाइड नहीं बना? बिल्कुल, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड बना, एग्जैक्टली exactly। ये क्या पॉलीमराइजेशन नहीं हुई है? ये पॉलीमराइजेशन हुई है, इट इज पॉलीमराइजेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? इन दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है। यहां पे भी पॉलीमराइजेशन हुई है, यहां पे भी पॉलीमराइजेशन हुई है। चलो डिफरेंस मैं बताता हूं। दिस इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। अभी डीएनए को कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन करवा रहा है उसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए। वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड उठाएगा, उनको एक लाइन में जोड़ देगा, पॉलीमराइजेशन करवा देगा। डीएनए तो यहाँ पे भी बना है, लेकिन यहाँ टेम्पलेट नहीं चाहिए थी। नो, अभी ये अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, तो मुझे ये बताइए, अभी आवाज क्लियर है बेटा? आवाज क्लियर है बेटा सबको? चलिए मैं क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ, एक बार फिर दोबारा इस पे बहुत ध्यान से समझिए। कहां तक हो गया था लास्ट को, किस पॉइंट तक आ गया था मैं लास्ट में? कोई एक स्टूडेंट बता दो, एक कोई स्टूडेंट बता दो, मैं लास्ट किस पॉइंट पे तो आया था। चलिए क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको देख समझिए दोबारा। एक बार सभी यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट्सएप को छोड़ो, एक बार यहाँ पे ध्यान दो सभी। तो फिर तो कंप्लीट हो ही गया था। ये डीएनए है, लेट्स सपोज दिस इज डीएनए, ठीक है। इसकी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी। तो क्या हुआ, इसको दोबारा रब करता हूँ। ए के सामने क्या आएगा, टी, टी के सामने ए, कंप्लीमेंट्रिटी लगाते चलो, ठीक है। अभी पॉलीमरेज क्या करेगा, इनके बीच में बॉन्डिंग करवा देगा। सिर्फ सामने आए हैं, बॉन्डिंग नहीं हुई है। ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ए के सामने टी का आना ऐसा ही है जैसे मैग्नेट के सामने दूसरी मैग्नेट आ जाती है अपोजिट पोल की, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इसके लिए कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं थी। ए के सामने टी आ गया, टी के सामने ए आया, पॉलीमरेज क्या करवाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग करवाएगा यहां पे। तो जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक तो पॉलीमरेशन होगी नहीं ना, वो बॉन्डिंग करवाएगा। तो चेन तो दरअसल में वो बनवा रहा है ना, एंजाइम बनवा रहा है, चेन तो एंजाइम बनवा रहा है, क्योंकि फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो बनवाता चला जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट। अभी अगर मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी अगर मान लो कि इस एंजाइम की मैं बात करूं, अगर ये ना हो जिसको आप टेम्पलेट बोल रहे हो, क्योंकि अगर टेम्पलेट ना हो तो टी कहां पे आएगा, किसके सामने आएगा, किसी के सामने नहीं आएगा। ए किसके सामने आके जोड़ेगा, सी किसके सामने आके जोड़ेगा, किसी के सामने। उसे टेम्पलेट चाहिए। जब टेम्पलेट खाली है, व्हाट इज टेम्पलेट, टेम्पलेट इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। जब टेम्पलेट खाली होती है तो ए के सामने टी आ जाता है, टी के सामने ए आ जाता है, और पॉलीमरेज एंजाइम उनके बीच में बॉन्डिंग करवा देता है। इसका मतलब पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझाया मैंने, यहाँ मैंने क्या समझाया, यहाँ मैंने समझाया कि दीज आर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपके फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। इन फ्री न्यूक्लियोटाइड को एक एंजाइम आया जो पॉलीमरेज एंजाइम था, उसने इनकी पॉलीमराइजेशन करवा दी, उसने ये पकड़ पकड़ के सारे पॉलीमराइज करवा दिए, एक चेन में जोड़ दिए। तो ये पॉलीमर बन गया, ये पॉलीमराइजेशन हुई है, बिल्कुल हुई है, दिस इज पॉलीमराइजेशन। सेकंड थिंग, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है, बिल्कुल ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बना है, लेकिन यहां कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए थी। ये जो एंजाइम था, दिस वाज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम, इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, बस ये उठा रहा है न्यूक्लियोटाइड और जोड़ता जा रहा है। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारा जो एंजाइम है, जो हमारा एंजाइम दैट इज टेम्पलेट डिपेंडेंट, ये मेरिट है, ये उसका फायदा है या नुकसान है? अभी ये बताना है आपको, टेम्पलेट डिपेंडेंट होने में फायदा है या टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होने में फायदा है?
हाउ इट इज मेरिट, अपना रीजन एक्सप्लेन करिए, हाउ इट इज मेरिट। नहीं, आप एग्जैक्टली बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं देख रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। आप लेस एरर नहीं होंगे, एरर की बात नहीं है। आपने जो चीज मतलब बतानी चाहिए थी वो आपने नहीं बताई। नहीं, सेमी कंजर्वेटिव नहीं। देखो अब इधर ध्यान दो। बिल्कुल सीक्वेंस रिमेंबर नहीं करने पड़ते। ये अंजनी पांडे ये बहुत अच्छा आंसर दिया। नो, एक बार इधर स्क्रीन पे ध्यान दो। इस केस में कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। मैंने कल आपको बताया था कि डीएनए में कुछ भी जरूरी नहीं है सिवाय इसके। इसके सिवाय डीएनए में कुछ नहीं चाहिए हमें। जैसा मैंने कहा नहीं, आपकी बायोलॉजी या किसी भी बुक की अगर हम बात करें, आपको लेटर से कहां मतलब होता है? आपको मतलब होता है सीक्वेंस से, इंफॉर्मेशन से। अभी ये जो एंजाइम काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये तो उठा रहा है और बिना किसी सीक्वेंस में जोड़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी मेमोरी थोड़ा होगी कि इसको इस सीक्वेंस में जोड़ना है। इस पॉलीमराइजेशन में ऑर्गेनिज्म की डेथ 100% श्योर है, क्योंकि जब आपका डीएनए रेप्लिकेट हुआ और जो नया डीएनए बना उसमें तो सारा सीक्वेंस ही बिगड़ गया। मतलब आप ऐसे समझो कि आपने क्या किया, आपको मैंने एक बुक दी, बुक का एक पेज दिया मैंने आपको, ठीक है, और आप उस बुक को जीरोक्स करवाने चले गए। जीरोक्स मशीन ने क्या किया? जीरोक्स मशीन को ये पता था कि इसमें लेटर्स यही यूज हो रहे हैं, A to Z 26 लेटर यूज हो रहे हैं। तो उसने क्या किया कि रैंडमली उठा के, आपके पेज 10 पेज थे, उसने रैंडमली उठा के 10 पेजेस में ना लेटर अरेंज कर दिए। ये आपके किसी काम का है या आपके किसी काम का नहीं है? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आपके किसी काम का नहीं है, आपके ये काम का था। इस केस में क्या होगा? इस केस में सीक्वेंस याद रखने की जरूरत ही नहीं। अगर वो जब तक वो एक ऐसा एंजाइम होगा जो टेम्पलेट पे डिपेंडेंट रहेगा, तब तक उसे उस मतलब सीक्वेंस को याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पॉइंट समझ में आया? सीक्वेंस को याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स हमारी जो बुक जीरोक्स मशीन रहती है, उसे सीक्वेंस याद नहीं रखना पड़ता, वो सिर्फ उसकी कॉपी इमेज बनाती है। बिल्कुल, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। जीरोक्स ही तो चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे भी तो जीरोक्स ही चल रहा है। एक एक स्टैंड उसके पास है, एक उसने बिल्कुल उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना दी। दैट्स इट, बात खत्म, कहानी खत्म होगी। ये किस्सा ही खत्म हो गया कि उसका सीक्वेंस याद रखो और कहीं गड़बड़ होगी या कहीं गड़बड़ नहीं होगी। पॉइंट सही है। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट होने में फायदा था। दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, वन इज टेम्पलेट डिपेंडेंट, अदर इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ये जो एक एक पॉइंट पे बहुत टाइम लग रहा है, इसका पर्पस है। सेकंड थिंग, अगर एंजाइम टेम्पलेट डिपेंडेंट हुआ तो वो दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज डीएनए डिपेंडेंट, फर्स्ट इज डीएनए डिपेंडेंट एंड द सेकंड इज आरएनए डिपेंडेंट। क्या मतलब है इस बात का? अभी ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। वन इज डीएनए डिपेंडेंट, अदर इज आरएनए डिपेंडेंट। क्या मतलब है इस बात का? बोलिए। अगर एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट है तो क्या मतलब है? इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट इज डीआरएनए डिपेंडेंट। आपने एंजाइम पढ़ा होगा वैसे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहूं इस एंजाइम को मैं? दिस इज, ये एंजाइम पढ़ा है कभी आपने? पढ़ा है आपने? रेट्रोवायरसिस में पढ़ा है आपने ये? दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। एचआईवी की, जब बिल्कुल सही है, जब आप एप्लीकेशन पढ़ते हो एचआईवी की तब आता है ये। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नया डीएनए बनेगा, पूरा नाम क्या है? देखो, अब नाम समझो कैसे होते हैं नाम। अगर मैंने कहा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये क्या करेगा? इसको टेम्पलेट डीएनए की चाहिए। अगर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है तो इसको टेम्पलेट किसकी चाहिए? टेम्पलेट वो डीएनए की चलेगी। अगर वो एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है तो वो आरएनए की टेम्पलेट के ऊपर डीएनए बनाएगा। इसको टेम्पलेट किसकी चाहिए? आरएनए की चाहिए।
पॉइंट समझ में आया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अभी कोई भी एंजाइम हो, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? इसका मतलब यह है कि आरएनए को टेम्पलेट बना के आरएनए बना दिया जाएगा। व्हाट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? इसका मतलब आरएनए को टेम्पलेट बना के डीएनए बना दिया जाएगा। व्हाट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? इसका मतलब डीएनए को टेम्पलेट बना के डीएनए बना दिया जाएगा। अभी जो हम एंजाइम पढ़ेंगे वो सारे कौन से होंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जितने हम एंजाइम्स पढ़ेंगे वो सारे क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। क्लियर? राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ये दो टाइप के पॉइंट, दो टाइप के एंजाइम्स हुए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इट इज नोन एज रेप्लिकेस। इसको आप रेप्लिकेस का नाम दे दोगे व्हेन द, होगा क्या? व्हेन द कॉपी प्रोड्यूस्ड is inherited to progeny or daughter cell। अगर मान लो कि डीएनए से बना हुआ डीएनए, अगर एंजाइम जो पॉलीमरेशन करवा रहा है, अगर उसकी डॉटर डीएनए जो है वो डॉटर सेल में जा रही है, तो उस एंजाइम को आप रेप्लिकेस बोल सकते हैं। दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। क्लियर? सो ये तो था नाम, पहली बात तो ये थी। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम? द नेम ऑफ एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड पॉइंट क्या था? कि ये दो टाइप के होते हैं, टेम्पलेट डिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि टेम्पलेट अगर डिपेंडेंट हुआ तो डीएनए डिपेंडेंट हो सकता है, आरएनए डिपेंडेंट हो सकता है। आरएनए डिपेंडेंट होगा तो उसका नाम आपने पहले भी पढ़ा हुआ, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसको आप रेप्लिकेस कहोगे अगर आपकी बनी हुई कॉपी डॉटर सेल में जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन is always 5' to 3'। पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? 5' to 3' होगी। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अभी मैं आता हूं, एक बार पहले समझ लो वो नेक्स्ट पॉइंट भी। व्हाट इज द पॉइंट? थर्ड ऑन दिस पॉइंट, दिस एंजाइम is generally unable to add first nucleotide, ये एंजाइम पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। सो require a prior strand of already formed nucleic acid, which is known as RNA primer। इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या कहा जा रहा है? ये पॉइंट ये कहा जा रहा है कि पहले पॉइंट लिख लीजिए आप कि पॉइंट क्या है। ये जो एंजाइम है ये पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता, इट इज अनेबल टू ऐड द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसलिए हमेशा इसको एक प्राइमर चाहिए होता है। वो पॉइंट क्या कह रहा है? वो पॉइंट ये कह रहा है कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि आपका डीएनए की स्ट्रैंड है, दिस इज डीएनए स्ट्रैंड, उसका सीक्वेंस है AGCT एंड TCGA। ठीक है, रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या हुआ? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज इधर आ गया TCGA। अभी क्या होगा कि इस T के सामने क्या आएगा? A आएगा, इसके सामने G आएगा, C आएगा। डीएनए पॉलीमरेज पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पे सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा ना, यहाँ पे ऐड होगा A, फिर सेकंड आएगा G, फिर आएगा C, फिर आएगा T। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट स्टेप की पॉलीमराइजेशन नहीं करवा सकता, ये वो काम नहीं कर सकता। तो यहां उसे क्या चाहिए एक्चुअली में? उसको एक तो टेम्पलेट चाहिए, एक तो से टेम्पलेट चाहिए, वो अभी हम बात करके आए हैं। फिर अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि भाई आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी ऐड नहीं कर सकता। तो पहले कुछ एक स्ट्रेच छोटा सा बन जाएगा, एक छोटा सा स्ट्रेच आरएनए का बन जाएगा, फिर वो नया ऐड करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये कहानी कैसे चलेगी? पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? एक आरएनए का छोटा सा पीस बना देगा, बिल्कुल आरएनए का पीस बनेगा। इसके सामने यू आएगा, जी आएगा, सी आएगा, यू आएगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अगर मान लो आगे कुछ सीक्वेंस हुआ, जैसे यहाँ तो मैंने छोटा सा डीएनए लिया है, अगर आगे कुछ सीक्वेंस हुआ तो उस केस में क्या होगा कि उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अब अगला न्यूक्लियोटाइड XYZ ऐड करना स्टार्ट करेगा।
इसका मतलब उससे पहले से एक स्टेच छोटा सा बना हुआ मिलना चाहिए, जो कि मोस्टली आरएनए का बना होता है, दैट इज नोन एज आरएनए प्राइमर। उसको क्या बोला जाता है? आरएनए प्राइमर बोला जाता है। ठीक है, अभी बताइए यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज, माइन्यूट सा भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस इसी पे रुका होता है। एंजाइम्स की इन दो प्रॉपर्टीज में, पहली तो उसे टेम्पलेट चाहिए, दूसरा उसे प्राइमर चाहिए। बायोटेक चल रहा है आपका, उसमें पीसीआर वाला स्टेप हो चुका है? बायोटेक में आपका पीसीआर वाला स्टेप हो चुका है? नहीं, वो अभी हम पढ़ेंगे, एक से ज्यादा भी चाहिए पढ़ सकते हैं। वो अभी ये प्रोसेस है, देखो लुक एट दिस। मैं हर रोज सोचता हूँ कि जो आपका टॉपिक है वो मूव कर जाएगा आगे, लेकिन नहीं, ये भी नहीं कंप्लीट हुआ, ये भी नहीं हुआ। वो डायग्राम है भी नहीं इसमें एक्चुअली, इसमें वो डायग्राम नहीं है। एक स्टैंड को तो एक ही चाहिए होता है, दूसरी स्टैंड को एक से ज्यादा चाहिए होते हैं। मतलब ये प्रोसेस कैसे चलता है? ये प्रोसेस ऐसे चलता है कि इसको ऐसे समझिए, एक हल्का सा मैं आपको व्यू देता हूं। दिस इज ए डीएनए। ये आपका क्या है, डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, चलिए। दिस इज डीएनए, ठीक है, और ये इसकी दूसरी स्टैंड होगी। ध्यान से समझना जो बात बता रहा हूँ। अब इस स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी? अगर इसको 5 डैश रखते हो तो वापस घूम के जब ये जाएगा तो ये जो स्टैंड आया 3 डैश, तो ये 5 डैश हुई, तो ये 3 डैश हुई। ठीक है, अभी होगा क्या कि जब डीएनए रेप्लिकेशन, लेट्स सपोज यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, तो होगा ये कि वहां से डीएनए ओपन होना स्टार्ट होगा। ओपन हो गया, ध्यान से समझ रहा हूं जो बात बता रहा हूं। ओपन हो गया। अभी इसका ये एंड कौन सा है? ये इसका है 5 डैश एंड, और ये एंड कौन सा है? 3 डैश एंड। ठीक है, यहां पे डबल सेंडेड है, ये आपका डबल सेंडेड है, और ये हिस्सा आपका क्या हो चुका है? सिंगल सेंडेड हो चुका है। इतना हिस्सा आपका खुल चुका है, सिंगल सेंडेड में बदल चुका है, तो ये सिंगल सेंडेड हो चुका है। अब डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेशन? इट इज ऑलवेज 5 डैश टू 3 डैश। ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने पॉइंट लिखवाया था, इट इज ऑलवेज 5 डैश टू 3 डैश। इसकी डायरेक्शन कभी नहीं बदलती। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो कहां ऐड होगा? इस स्ट्रैंड में, क्योंकि दो दो जगह है ऐड होने की। एक तो यहां इस पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे, जहां तक वो है। तो पहला डीएनए हमेशा, पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा टेम्पलेट के 5 डैश एंड पे नहीं, टेम्पलेट के 3 डैश एंड पे। अब टेम्पलेट का ये तो 5 डैश एंड है, तो इसका 3 डैश एंड कहां होगा? यहां होगा। तो पहला न्यूक्लियोटाइड यहां ऐड होगा, यहां। और दूसरे वाली स्टैंड में 5 डैश एंड ये है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड यहां ऐड होगा। तो अगर प्राइमर बना तो प्राइमर यहां बनेगा ऐसे, दिस इज प्राइमर। अब आ जाएगा आपका रोल में कौन? डीएनए पॉलीमरेज, तो वो काम करना स्टार्ट करेगा। ये 5 डैश है, तो 5 डैश से 3 डैश की तरफ वो काम करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ ये 5 डैश है, तो 5 डैश से 3 डैश की तरफ काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी समझो कि ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता रहा और ये डीएनए थोड़ा सा और ओपन हो गया। रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता रहा और डीएनए का प्रोसेस ओपन हो गया। मतलब अभी इसकी ये स्टैंड कौन सी थी? 5 डैश, और ये स्टैंड कौन सी थी? 3 डैश। ठीक है, और प्राइमर बना था कुछ इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे प्राइमर बना था, और इसकी इस लोकेशन पे प्राइमर बना था। ठीक है, और नया डीएनए बनता रहा इस डायरेक्शन में, और इसमें जैसे जैसे डीएनए ओपन होता रहेगा नया डीएनए बनता रहेगा। लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया, तो इसको फिर एक दोबारा प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ये सारा डायरेक्शन का खेल है, इसीलिए मैंने उस टाइम पे डायरेक्शन पे बहुत जोर दिया था। यहाँ एक नया प्राइमर बनेगा, उस नए प्राइमर के बाद फिर एक नई डायरेक्शन में काम चलेगा। तो एक स्टैंड तो कंटिन्यू चलती रहेगी सिंथेसिस में, एक स्टैंड डिसकंटिन्यू चलेगी सिंथेसिस में। ये प्रोसीजर रहता है।
खैर ये अभी इस प्रोसेस में हम अभी आएंगे, ये तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। अब बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी भी तरीके से? लेक्चर यहीं तक रहेगा आज का। मैं स्मॉल स्टेप्स में लेक्चर प्रोसीड कर रहा हूं ताकि तुम एक एक चीज को समझ सको। यहां तक कोई डाउट है बेटा? एक तो जो इंडिविजुअल डाउट भेजते होते हैं ना, वो इस ग्रुप में नहीं पता लगता। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लेक्चर वाइंड अप करूं फिर? क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं लेक्चर अभी वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से अब दोबारा पढ़िएगा। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा मैं। कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट रह जाता है, उसको दोबारा सुनिएगा, क्योंकि कल हम इसके एग्जाम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद फिर एप्लीकेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाए तो लेक्चर दोबारा देखिए, ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? लेक्चर वाइंड अप करूं? हाँ या ना, कुछ तो कहो। यहां तक देख लीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा अपना।